अयोध्या राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश की जानकारी सामने आई है। हरियाणा के फरीदाबाद से अब्दुल रहमान नाम के संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई, जिससे पूछताछ में हैंड ग्रेनेड से हमले की प्लानिंग का पता चला। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि वो 2 बार राम मंदिर की रेकी कर चुका है। अब्दुल को 10 दिन की रिमांड में भेजा गया। आज किसान नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बहस के कारण बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। सीएम के इस तरह से मीटिंग से चले जाने पर किसान नेताओं ने नाराजगी जताई। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि हमारी मांगों के बाद मुख्यमंत्री ने हमारी बेइज्जती की। किसान अपनी 17 मांगों को लेकर 5 मार्च को धरना देने वाले हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत हुए पहले सर्वे में भारत की नदियों में 6,300 से अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं। ये जानकारी पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की थी। अश्लील टिप्पणी मामले में रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने इलाहाबादिया को अपना शो शुरू करने की इजाजत दे दी है। हालांकि अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर फटकार भी लगाई और कहा कि गंदी भाषा का इस्तेमाल करना प्रतिभा नहीं है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी से निष्कासित कर दिया है। कल ही उनको पार्टी के सभी पदों से हटाया गया था। मायावती के मुताबिक आकाश आनंद को अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भारी हंगामे के बीच नीतीश सरकार ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। महिलाओं और युवाओं के लिए बजट में बड़े ऐलान हुए हैं। हर पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए मंडप निर्माण होगा। प्रमुख शहरों के लिए पिंक बसें चलेंगी, जिसमें सवारी, चालक और कंडक्टर महिलाएं ही होंगी। हरियाणा की कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्याकांड में आरोपी सचिन की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि हिमानी शादी के लिए दबाव डाल रही थी, पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। इस बीच 28 फरवरी की रात हिमानी की लाश को सूटकेस में ले जाते आरोपी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर 4 मार्च तक कोई कार्रवाई न की जाए। मुंबई की एसीबी अदालत ने शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी के मामले में माधवी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था। महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह की मुश्किलें आज उनके जन्मदिन पर ही बढ़ गईं। जयपुर में पुलिस ने उन्हें गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि आगे तहकीकात में जब जरूरत पड़ेगी तब उन्हें हाजिर होना पड़ेगा। जंग में हथियारों का वजन जीत की गारंटी माना जाता है, लेकिन क्रिकेट में क्या होता है? आखिर खिलाड़ियों का वजन कैसे बड़ा मुद्दा बन गया? बहस के इस बाउंसर के केंद्र में है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा। कुल मिलाकर एक लाइन में बात यह है कि फैंस में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा को कांग्रेस की एक महिला नेता ने मोटा कप्तान बता दिया, जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का विजय अभियान जारी है। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से रोहित की बॉडी शेमिंग करने वाली ये बॉल पार्टी प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर फेंकी। ये और बात है कि वो हिट विकेट हो गई। उनकी पोस्ट के कुछ हिस्से आपको आइए बताते हैं। अपनी पहली पोस्ट में वो लिखती हैं, एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। जाहिर तौर पर रोहित भारत के सबसे निराश करने वाले कप्तान हैं। आगे वो कहती हैं कि जब गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़, धोनी, कोहली, कपिल देव और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों से तुलना करें तो रोहित शर्मा में ऐसा क्या वर्ल्ड क्लास है। वो एक औसत दर्जे के खिलाड़ी और कप्तान हैं, जिन्हें बस किस्मत से भारतीय टीम की कप्तानी मिल गई। शमा मोहम्मद ने रोहित को लेकर जो विवादों की शमा जलाई, उसमें काफी सियासी शोले हैं। वो आउट हो चुकी हैं। अंपायर यानी उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस का फैसला भी आ चुका है। लेकिन शमा किस तरह अपनी दलील को सही ठहरा रही हैं, पहले ये सुनिए। See, it was just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, you know. And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying it?
रोहित शर्मा पर जैसे ही क्षमा का बाउंसर आया, बीजेपी नेता उस पर बयानों के चौके छक्के लगाने लगे। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा और शहजाद पूनावाला की जोड़ी सोशल मीडिया की पिच पर उतर गई। दोनों ने मिलकर शमा मोहम्मद की बॉल को बाउंड्री पार पहुंचाना शुरू किया, जिसके दायरे में कांग्रेस आला कमान तक आ गए। राधिका खेड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग की। यह वही कांग्रेस है जो दशकों तक एथलीटों का अपमान करती रही। राधिका खेड़ा आगे कहती हैं कि एक सेल्फ मेड चैंपियन का अपमान है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान हैं। तो वहीं शहजाद पूनावाला ने कहा कि जो कांग्रेस राहुल गांधी की कप्तानी में 90 मैच हार गई, वो रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठा रही है। शमा मोहम्मद के बयान की सियासी तपिश कांग्रेस को महसूस हो रही है। क्रिकेट किस कदर भारतीयों के दिल में बसता है, कैसे फैंस के लिए खिलाड़ी भगवान बन जाते हैं, इसका अंदाजा पार्टी को भी है। इसीलिए वो तुरंत डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई। कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता के बयान से न केवल किनारा किया, बल्कि उनको पोस्ट हटाने का हुक्म भी दिया। भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी के साथ कांग्रेस ने कहा कि वो खेल जगत के दिग्गज खिलाड़ियों के योगदान का सर्वोच्च सम्मान देती है। कांग्रेस भले ही अपने नेता से दूरी बना रही है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में शमा को तृणमूल कांग्रेस का साथ मिला। टीएमसी सांसद सौगत रॉय रोहित को लेकर की गई टिप्पणी से सहमत है। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच आज दिन भर कैसे इस मुद्दे पर बयानों के बाउंसर चले, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। तो सबसे बड़ी टीम और देश की सबसे सम्मानित टीम और उसके कैप्टन को रोहित शर्मा के प्रति ऐसे अपशब्द आप बोल रहे हैं, मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहां मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, इन लोगों की बहुत ही घटिया मानसिकता और घटिया सोच हो चुकी है। ये देश पे हमला करते हैं, देश की संस्थाओं पे हमला करते हैं, अब देश के स्पोर्ट्स और जो हमारा सम्मान उस पर हमला कर रहे हैं। तो इस तरह से किसी को भी बॉडी शेमिंग करना, ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से हमारे जो देश के लिए जो खेलता है, उसी खिलाड़ी के लिए इस तरह से बात करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। एक सेंचुरी किया वो, और सब मैच में 2, 3, 4, 5 करके आउट हो जाता है। उसको तो रहना नहीं चाहिए। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। उनकी कैप्टनसी की रिकॉर्ड वो पूछ रहे हैं जिनके खुद के कैप्टन राहुल गांधी ने उनको दिल्ली में 6 डक दिलवाए, जिनके खुद के कैप्टन ने 90 से ज्यादा चुनाव हरवाए। अरे अपने कैप्टन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, भारत की टीम के कैप्टन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब सवाल है कि क्या वाकई क्रिकेट में मोटापा या वजह मायने रखता है? क्या मोटापा खेल को प्रभावित कर सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड निकाला। उन खिलाड़ियों पर भी हमने रिसर्च की जो अपने वजन की वजह से खेल प्रेमियों के बीच जाने जाते हैं। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो वनडे में 3 दोहरे शतक लगाने वाले वो एकमात्र बल्लेबाज हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक मारने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। एक विश्व कप में 5 शतक लगाने वाले वो इकलौते बल्लेबाज हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 633 छक्के मारने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। टेस्ट, वनडे और T20 मिलाकर उन्होंने लगभग 20,000 रन बनाए हैं। अगर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक की बात करें तो रोहित कुल 49 शतक लगा चुके हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस 5 बार IPL चैंपियन बनी है। रोहित का रिकॉर्ड तो यही कहता है कि खिलाड़ी को खेल के आधार पर जज करना ही बेहतर होता है। खैर, जब मोटापे की बात चली है तो थोड़ा इतिहास में भी चलते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज इंजमाम उल हक दुनिया के सबसे भारी भरकम क्रिकेटर्स में शामिल थे। उनका वजन लगभग 100 किलो था। इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के लिए लंबे समय तक न सिर्फ क्रिकेट खेला, बल्कि कई अहम जीत में अहम रोल भी निभाया। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 20,000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले अर्जुन रणतुंगा, उनका वजन 115 किलो था। एशिया के सबसे अनफिट खिलाड़ियों में शुमार थे। इसके बावजूद 1996 में अपनी कप्तानी में श्रीलंका को वनडे वर्ल्ड कप जिताया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 12,000 से अधिक रन हैं। टेस्ट में 5,105 और वनडे में 7,456 रन उन्होंने बनाए थे। अफगानिस्तान के विकेटकीपर शहजाद भी क्रिकेट के मोटे खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनका वजन 90 से 100 किलो के बीच रहता था। उन्होंने वनडे, टेस्ट और T20 को मिलाकर 159 मैच खेले, जिसमें 7 शतक के साथ 4,800 से ज्यादा रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रहे डेविड बून अपने मोटे शरीर और मूंछों के लिए मशहूर थे। उन्होंने 107 टेस्ट मैचों में 7,422 रन, तो वहीं 181 वनडे में 5,964 रन बनाए थे। बरमूडा के क्रिकेटर ड्वेन लेवरॉक 2007 वर्ल्ड कप में काफी लोकप्रिय हुए थे।
इस खिलाड़ी का वजन 127 किलो था। 32 वनडे मैच में उन्होंने 34 विकेट अपने नाम किए थे। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रहीम कॉर्नवेल को क्रिकेट की दुनिया का सबसे वजनी खिलाड़ी माना जाता है। 6 फीट के इस खिलाड़ी ने जब डेब्यू किया तो उनका वजन 140 किलो था। तो आप कह सकते हैं कि खिलाड़ियों का वजन चाहे कुछ भी हो, मैदान पर उनका परफॉर्मेंस उनके वजन पर हमेशा भारी ही रहा। रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI भी भड़की हुई है। बोर्ड ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे कप्तान पर इस तरह की टिप्पणी ऐसे व्यक्ति से आई है जो एक जिम्मेदार पद पर है। पूर्व क्रिकेटर्स ने भी रोहित शर्मा के अपमान पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। क्रिकेट में खिलाड़ियों के इतिहास और वर्तमान रिकॉर्ड को फिक्र के लेंस से देखें तो मोटा या वजनदार होना क्रिकेट में कोई बड़ा फैक्टर नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि विकेट के बीच दौड़कर रन लेने और फील्डिंग में दिक्कत होती है। आप जॉन्टी रोड्स नहीं हो सकते, लेकिन एक सच ये भी है कि क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल रहा है। अगर आप लंबे और पावरफुल शॉट्स मार सकते हैं, अगर आप मैदान में हर तरफ शॉट खेलने में माहिर हैं, तो वजन बहुत मायने नहीं रखता है। खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तो यही बता रहे हैं। अब बात इंसानी बस्ती में मौत की चहलकदमी की। ये चहलकदमी है तेंदुए की, जो इंसानों को निशाना बना रहा है। यूपी के बिजनौर जिले में इस वक्त 500 से 600 तेंदुओं और गुलदारों का आतंक है। आतंक भी ऐसा जिसने लोगों की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। न जाने कब कहां से कोई तेंदुआ हमला कर दे। लोगों का हर दिन इसी खौफ में बीत रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप इस डर को महसूस भी कर सकते हैं। यहाँ घर से निकलने से पहले लोग मुखौटा पहन रहे हैं, जिसे देखकर गुलदार या तेंदुआ डर जाए। लोग लाठी, डंडे या दूसरा कोई हथियार लेकर ही घर से निकलते हैं। खेतों में काम करने जाने वाले लोग झुंड में बाहर निकलते हैं। उनमें से कुछ खेतों में काम करते हैं तो कुछ पहरा देते हैं, ताकि आसपास छिपा कोई गुलदार या तेंदुआ अचानक हमला ना कर दे। गली, सड़क और खेत, सब जगह यही दहशत है, जो हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हुई है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बिजनौर में तेंदुए की दहशत पिछले कुछ सालों से लगातार है। पिछले 3 वर्षों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत तेंदुओं के हमलों में हुई है। तेंदुओं ने 1000 से भी ज्यादा बार इंसानों पर हमला किया है, जिनमें 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंसानों और तेंदुओं के इस टकराव में 50 से ज्यादा तेंदुओं और गुलदारों की भी मौत हो चुकी है। इन तेंदुओं को पकड़ने में वन विभाग के भी पसीने छूट रहे हैं। वन विभाग की टीम थर्मल ड्रोन कैमरों से गुलदारों और तेंदुओं के ठिकानों को ढूंढ रही है। जब भी कोई तेंदुआ दिखाई देता है तो पिंजरे और जाल लगाए जा रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जिनके चारों तरफ पिंजरे लगा दिए गए हैं। वन विभाग की ओर से 100 गांवों की पहचान की गई है, जहां रात रात भर वन विभाग की टीम इलाके में गश्त करती है। गांवों में मुनादी करवाकर लोगों को तेंदुए से सावधान रहने को कहा जा रहा है। लेकिन इलाके में गुलदारों और तेंदुओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि वन विभाग की ये सारी कोशिशें भी कम पड़ रही हैं। एक बार आप बिजनौर के लोगों का यह दर्द और खौफ देखिए, फिर आपको इंसानी बस्तियों में तेंदुओं की घुसपैठ का कारण भी बताएंगे। पर समूह में जाएं और खेतों में बैठकर या छुपकर कार्य न करें। अपनी सुरक्षा एवं निगरानी हेतु एक परिजन को साथ में रखें। खेतों में आवाज करते हुए जाएं। आज की तारीख में हमारे बिजनौर जिले के अंदर तमाम गुलदारों का आतंक है। मैं समझ रहा हूँ कि 50 से ज़्यादा लोग मर चुके और तमाम 200 के करीब जख्मी लोग हैं यहाँ पे। तो क्या करें हम लोग? कुछ वन विभाग ने ये मुखौटे बांटने की कोशिश की है, तो मुखौटे लगा के हम लोग जंगल में आते हैं और डंडा, बंशी, इस तरह का हथियार लेके हम लोग जंगल में 1-2 लोग पहरा देता है और कुछ लोग छुड़ाई और कटाई करने का काम करते हैं। आज हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि हमारे पशु भूखे मरने के लिए तैयार हैं। आज हमें मजदूर मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कह कर उसका डर बहुत लगता है गोलदार का। 4 बजे से घर को चले जाओ, सुबह को दोपहर शाम बताओ क्या कर खाएंगे हम मजदूर। गुलदार ने तो बहुत जोर कर रखा है इधर को। शहर बनों में से आकर शहर जंगलों में आ गए, इक्को में आ गए। खेतों में परेशानी हो रही है, आदमियों को काम करते और डरा बेचारा, कहीं बंसी लेकर जाएंगे, कहीं सुहा लेकर जाएंगे, कहीं कुछ लेकर जाएंगे। इसलिए दुखला नहीं जा सकता, 1-2 के साथ में जरूर जाएगा। वैसे तेंदुए बिग कैट फैमिली का एक खूबसूरत, फुर्तीला और ताकतवर जानवर है।
जो आमतौर पर जंगली इलाकों में ही रहता है। लेकिन यूपी का बिजनौर जिला उत्तराखंड से लगा हुआ है, जिसके तीनों तरफ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक तरफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरी तरफ अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। तीसरी तरफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क में बाघ हैं, जिनकी संख्या बढ़ रही है। बाघ अपने इलाके में तेंदुए और गुलदार को नहीं रहने देते और इन्हें अपना इलाका छोड़कर भागना पड़ता है। इन बाघों के डर से तेंदुए मजबूरी में गांवों की ओर इंसानी बस्ती में पहुंच जाते हैं। दरअसल इंसानी इलाकों में आकर तेंदुए गन्ने की फसल के बीच छिपकर रहते हैं। वो उस इलाके में दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन जब गन्ने की फसल कटने लगती है तो तेंदुओं के पास छिपने के लिए जगह नहीं रहती और वो खेतों में काम कर रहे लोगों पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही इस वक्त भी हो रहा है। फिलहाल इलाके में गन्ने की कटाई अपने अंतिम चरण में है। यही वजह है कि तेंदुए का खौफ भी अपने चरम पर है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि तेंदुए और गुलदार संरक्षित वन्य जीव हैं, जिनके शिकार पर पूरी तरह पाबंदी है। इनका शिकार करने पर 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। बब्बर शेरों के घर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी आज गिर के जंगलों में लायन सफारी करने पहुंचे, जहां उनका एकदम अलग अंदाज नजर आया। सिर पर टोपी और हाथ में कैमरा लिए पीएम मोदी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने अपने कैमरे से खींची हुई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। जंगल सफारी के दौरान उन्होंने वन्य जीव संरक्षण को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश में टाइगर, शेर और तेंदुए की संख्या बढ़ी है, जो इस बात का प्रमाण है कि हम वन्य जीवों को महत्व दे रहे हैं। और आइए अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। शुरुआत कुर्सी वाले कटाक्ष से, जो महाराष्ट्र की राजनीति में ट्रेंडिंग है। इस राजनीति के 2 किरदार हैं। एक हैं सीएम से डिप्टी सीएम बने एकनाथ शिंदे और दूसरे हैं अजित पवार, जो 6ठी बार डिप्टी सीएम बने हैं। वैसे तो ये कटाक्ष हंसी मजाक भरे माहौल में किया गया, लेकिन लगा बिल्कुल कटार की तरह। वैसे भी महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी को लेकर खूब हेडलाइंस बन रही हैं और जब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार विधानसभा सत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो फिर एक ब्रेकिंग न्यूज आ ही गई। एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार में शामिल लोग वही पुराने हैं, बस मेरी और फडणवीस की कुर्सी बदली है। अजित पवार की कुर्सी तो फिक्स है, उनको कोई टेंशन नहीं है। इस पर अजित पवार ने कहा कि अगर आप अपनी कुर्सी नहीं फिक्स कर पाए तो इसमें मेरा क्या कसूर है। दोनों की ये बातचीत सुनकर सीएम फडणवीस हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हमारी कुर्सी घूमने वाली है। इशारों इशारों में तंज की ये राजनीति महायुति में काफी दिनों से चल रही है। आप अजित पवार और शिंदे की पूरी बातचीत सुनिए। सरकारची टर्म नवीन असली तरी सुद्धा आमची टीम जुनीच आहे. फक्त आमच्या दोघांच्या खुर्च्यांची बदल झाली. अजितदादांची मात्र फिक्स आहे. दादाचं बरं आहे आपलं, नो टेन्शन. तुम्हाला फिक्स ठेवता आले नाही त्याला मी काय करू. पण ठीक आहे, आम्ही अंडरस्टँडिंग मध्ये बदलले. आमची रोटेटिंग चेअर आहे. अंडरस्टँडिंग मध्ये. वैसे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महायुति की एकजुटता दिखाने के लिए थी, लेकिन घूम फिरकर एक बार फिर कुर्सी वाला अध्याय शुरू हो ही गया। ऐसे में कुर्सी वाले इस कटाक्ष ने विरोधियों को हमला करने का बैठे बिठाए एक मौका भी दे दिया। फक्त आमच्या दोघांच्या खुर्च्यांची बदल झाली. अजितदादांची मात्र फिक्स आहे. दादाचं बरं आहे आपलं, नो टेन्शन. तुम्हाला फिक्स ठेवता आले नाही त्याला मी काय करू. हमारे सत्तारूढ़ पक्ष में हम लोग सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और किसी चीज़ को स्टे कर दिया और सीएम ने उसको रोक दिया, इस प्रकार की जो बातें ये बिल्कुल गलत है. ये अफवाहें भी है. वॉर एकदम कोल्ड है. देयर इज नो वॉर.
नहीं, आपने देखा होगा कि ये जो 3 जो कुर्सियाँ हैं वो जैसे बोलते हैं ना संगीत कुर्सी होती है, वैसी कुर्सियाँ हैं और वो ज़्यादा दिन कोई एक जगह के पर बैठेंगे ऐसा लगती है। और आगे देखिए तो शुरुआत है, 5 साल में आपको ये भी देखने को मौका मिलेगा कि कौन सी कुर्सी किधर जा रही है नहीं जा रही है, हो सकता है तीनों कुर्सियाँ खाली हो जाए।